नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको साइंस के करवाए जाएंगे, साइंस में वही फिजिक्स वाले पार्ट से, है ना। तो इन सभी सवालों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही टाइप के सवाल आपके एग्ज़ाम में, आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो सवाल दिया है इसका एक क्लास हमने अपलोड कर दिया है, जाके ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बना दिए हैं, है ना, रेलवे साइंस के नाम से, रेलवे साइंस 2025 के नाम से, तो जाके ज़रूर देखिएगा पहला क्लास। उसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने लिए थे। पहला क्वेश्चन क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। यहाँ पर तो ध्यान से सारी चीज़ें समझना है आपको, है ना। यहाँ पर दो चीज़ें होती है दोस्तों, एक तो रेडियोधर्मिता होती है यानी कि रेडियो एक्टिविटी, और एक होता है रेडिएशन। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से रेडिएशंस निकलते हैं उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा को मापने के लिए कौन सी इकाई यूज़ की जाती है, कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है। तो विकिरण की मात्रा, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को मापने के लिए क्यूरी का उपयोग करते हैं। क्यूरी नामक यूनिट का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। लेकिन जो रेडियोधर्मिता होता है, रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए हम लोग बैकुरल का यूज़ करते हैं, है ना। बैकुरल उसका यूनिट होता है रेडियोधर्मिता का। क्लियर है सारी चीज़ें। आगे चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पर चलने से पहले यहाँ पर ये जो सारे के सारे दिए गए हैं इनको भी बता देते हैं कि ये किसके किसके यूनिट हैं। ये जो वॉट है ये आपका पावर का यूनिट होता है ना। सभी लोग जानते हैं, पहले क्लास में सारी चीज़ें आपको करवा भी चुके हैं। तो ये पावर की यूनिट है। इसके बाद आता है पास्कल, ये आपके दाब का इकाई है, दाब का यानी कि प्रेशर का यूनिट है। फिर इसके बाद आता है एम्पियर। एम्पियर ये जो है ये धारा की इकाई है। धारा का मतलब यहाँ पर करंट, है ना, तो ये धारा की यूनिट हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्यूरी, ये इसकी विकिरण की इकाई हो गई, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डेसिबल हो जाएगा। डेसिबल इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो हर्ट्ज है, हर्ट्ज को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, कैपिटल H और स्मॉल z, इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। हर्ट्ज किसका यूनिट होता है, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी का यानी आवृत्ति का। आवृत्ति का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। इसके बाद आता है ओम। ओम को डिनोट कैसे किया जाता है, इस तरीके से, ये प्रतिरोध का होता है, मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, SI यूनिट है ये, ठीक है। फिर इसके बाद आता है वोल्ट। तो वोल्ट हो जाता है आपका किसका SI यूनिट, वोल्टेज का या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का या फिर EMF का यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। समझ में आया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। SI यूनिट में प्रतिबल की माप इकाई क्या है, यानी प्रतिबल की यूनिट चाहिए हमें, है ना। तो प्रतिबल के यूनिट पहले निकालते हैं। प्रतिबल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो प्रतिबल होता है वो होता है फोर्स, ठीक है। प्रतिबल का मतलब कि जो रिएक्शन फोर्स लग रहा होता है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका फोर्स और डिवाइड बाई पर यूनिट एरिया, ये होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो ये होता है। अब यहीं से आप यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन हो जाता है, तो न्यूटन डिवाइड बाई एरिया का क्या होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिबल की इकाई क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया सभी को। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, मतलब कोई भी यूनिट नहीं है, वो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो यूनिटलेस है। घनत्व की तो इकाई होती है। घनत्व की इकाई कितनी होती है यहाँ पर, घनत्व की इकाई। अब घनत्व का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूले पता है फिजिक्स के अंदर तो आप सभी का SI यूनिट निकाल सकते हैं। घनत्व यानी कि डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। अगर मास का आपसे पूछा जाए कि मास का कितना होता है तो kg हो जाता है, डिवाइड बाई वॉल्यूम का कितना होता है मीटर क्यूब, तो kg पर मीटर क्यूब ये डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट मीटर ही होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का क्या होता है, मीटर, क्योंकि ये एक तरह की दूरी है, लेंथ है, लंबाई है, इसलिए मीटर होता है। इसके बाद दाब। दाब का बता ही चुके हैं, पास्कल होता है ना। पास्कल भी होता है, यहाँ पर PA से डिनोट करते हैं, पास्कल भी होता है। और दाब का जो SI यूनिट है ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होता है। दाब का भी और प्रतिबल का, इन दोनों का जो SI यूनिट है वो सेम होता है। क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पर सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिटलेस होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा यहाँ पे, चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो SI यूनिट है ये होता है वेबर, ठीक है। ध्यान रखेंगे वेबर
इसका जो सिंबल होता है वो WB होता है इस तरीके से। अब बात आती है यहाँ पर फेरेड। फेरेड सिंबल क्या होता है यहाँ पर, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ये किसकी SI यूनिट है, तो ये दोस्तों यहाँ पर SI यूनिट है किसकी, कैपेसिटेंस की, ठीक है। C से डिनोट किया जाता है कैपेसिटेंस को, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस, ठीक है। ये पास्कल बता ही दिए हैं, दाब का होता है हेनरी। हेनरी ये जो है ये होता है इंडक्टेंस का, इंडक्टेंस का यहाँ पर SI यूनिट हेनरी होता है H, ठीक है। क्लियर है ना सारी चीज़ें अच्छे से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है ना, हर एक एग्जाम में। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर की SI इकाई, मतलब ये किसकी इकाई है, SI यूनिट है ना, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो क्या दबाव की है, नहीं, दबाव को तो पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद संवेग आता है। अब इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक चीज़ होता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मास होता है ना, जिनका कुछ ना कुछ मास होता है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये नियम न्यूटन ने दिया था, है ना, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से। तो जो फोर्स होता है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो क्या होता है, G है ना, G M1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये R क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, यानी दोनों मासेस के बीच की दूरी, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, है ना। अब इसी फॉर्मूले में ये जो G है, G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये अब इसकी SI यूनिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि G की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, G की वैल्यू बताइए, R स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो F इंटू R स्क्वायर और डिवाइड में M1 इंटू M2 हो जाएगा, M1 इंटू यहाँ पर M2 हो जाएगा। अब बड़े गौर से ध्यान से देखकर बताइए यहाँ पे क्या होगा। ये F है मतलब फोर्स, तो फोर्स का न्यूटन होता है। ये R है मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मीटर होता है, मतलब ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड बाई ये भी मास है, ये भी मास है, यानी kg इंटू kg, ये हो जाएगा kg स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में दिया है, मतलब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ये होता है सार्वभौमिक नियतांक का, यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद दबाव जानते हैं, दाब का बता ही चुके हैं। संवेग यानी कि मोमेंटम होता है P यहाँ पर, इसका फॉर्मूला होता है mv, है ना, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का हो जाएगा किलोग्राम और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी kg मीटर पर सेकंड। ये संवेग का होता है, यानी मोमेंटम का होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं अच्छे तरीके से। वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करते चलिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से किस युग्म, किस पेयर की इकाइयाँ मतलब यूनिट्स समान नहीं है। समान मतलब बराबर नहीं है। पहली बात, चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी, इन दोनों का तो सेम होता है, तो ये तो आंसर हमारा होगा नहीं। हमें पूछा है समान नहीं है, किसकी बराबर नहीं है, ठीक है। फिर दूरी और विस्थापन, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का भी यूनिट सेम होता है, मीटर और मीटर होता है। फिर यहाँ पर कार्य और ऊर्जा, यानी कि वर्क एंड एनर्जी, इन दोनों की SI यूनिट कितनी होती है, जूल हो जाती है ना, मतलब इन दोनों के SI यूनिट सेम है। एक ही बचा है बल और दाब बिल्कुल अलग अलग होते हैं। बल न्यूटन होता है SI यूनिट, और दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इन दोनों का अलग अलग हो जाएगा, मतलब समान नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर D हेयर इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू पर बेस्ड हैं, मतलब आपको कुछ चीज़ों की न्यूमेरिकल वैल्यू याद है, पता है, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। 1 पास्कल किसके बराबर होता है। हाँ, यहाँ पर बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना है। हम जानते हैं कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर, ठीक है, वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो ये जो पास्कल है ये प्रेशर का SI यूनिट है, मतलब यहाँ पर प्रेशर की SI यूनिट कितनी हो गई, पास्कल हो गई, है ना। यहाँ पर पास्कल हो गई, यानी कि PA हो गया, ठीक है। PA इसी से डिनोट करते हैं पास्कल को, ध्यान रखिएगा। अगर इस वाले से हम निकालना चाहें SI यूनिट तो क्या मिलेगा हमें, ऊपर फोर्स मतलब न्यूटन, नीचे एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दोनों अगर देखा जाए तो बराबर हैं, क्योंकि एक ही क्वांटिटी के ना ये SI यूनिट हैं, पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होगा 1 पास्कल के बराबर। ख़त्म कहानी। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर A 1 पास्कल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। आगे चलिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, मैच करने के लिए दिया है ना, मतलब मिलान करना है। वाट है यहाँ पर, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर है किलोवाट, किलोवाट का तो 1000 वाट हो जाएगा, है ना। किलोवाट का यहाँ पर 1000 वाट हो जाएगा, मतलब कि सेकंड का सी होगा यहाँ पे। भाई किलो का मतलब क्या होता है 1000, और वाट तो लगा ही रहेगा, 1000 वाट हो गया। फिर है 1 किलोवाट आवर, पिछले वाले क्लास में हमने इसको बताया था बहुत अच्छे तरीके से, है ना। 1 किलोवाट आवर कितने बराबर होता है, तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो आपका 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। फिर आता है हार्स पावर यानी HP, तो ये होता है 746 वाट के बराबर, ध्यान रखिएगा। तो ये तो मिल गया, बस एक ही बचा है ये वाला, फर्स्ट का A और फोर्थ का D, फर्स्ट का A फोर्थ का D, 2 का C और 3 का B, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ का SI यूनिट क्या होता है। वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्डा से, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें सिंबल, है ना। वैसे भी आप लोग पढ़े भी होंगे लैम्डा, लैम्डा से तरंग दैर्ध्य को डिनोट किया जाता है यानी वेवलेंथ को। अब यहाँ पे इसका लेंथ है, वेवलेंथ मतलब लेंथ, है ना। 2 क्रेस्ट, 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ, इन दोनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ है तो जितने भी टाइप के लेंथ होते हैं उनका सबका SI यूनिट मीटर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्ट्ज आपको बता ही चुके हैं, फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट होता है ना। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या दिया है, 1 एटमॉस्फेयर, 1 ATM, 1 ATM की वैल्यू कितने के बराबर होती है। अच्छा ATM क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है प्रेशर का यूनिट, है ना। SI यूनिट नहीं है ये, लेकिन एक तरह का यूनिट है, वो भी प्रेशर का। ठीक है, तो 1 ATM मतलब एक वायुमंडलीय दाब यानी 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, तो ये होता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1.01 × 10⁵ पास्कल, यानी पास्कल में जब इस प्रेशर को कन्वर्ट करते हैं तो 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। कभी कभी हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1.01 है, इसको इग्नोर करके क्या लिख देते हैं 1 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एज द राइट आंसर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पर ये भी सवाल बड़ा मज़ेदार है, 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है। अब पहले इसके लिए आपको डायोप्टर समझना पड़ेगा कि आखिरकार डायोप्टर होता क्या है। तो डायोप्टर जो होता है वो होता है लेंस क्षमता। तो लेंस की जो क्षमता होती है, ठीक है, लेंस की पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ यहाँ पर लिखे दे रहे हैं पावर ऑफ लेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब लेंस की क्षमता, है ना, पावर ऑफ लेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये होता है 1 फोकल लेंथ, है ना, 1/f के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो 1 फोकल लेंथ, अब चूंकि ये लेंथ है नीचे वाला, जब लेंथ है नीचे वाला तो मीटर होगा, मतलब पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा 1 मीटर, है ना। और 1 मीटर जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर - 1, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यही पावर ऑफ लेंस जो होता है वो डायोप्टर के बराबर होता है, जिसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। मतलब 1 डायोप्टर किसके बराबर होगा, 1 पर मीटर के बराबर, 1 पर मीटर के बराबर। पावर ऑफ लेंस डायोप्टर या फिर 1 पर मीटर या पर मीटर कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर रहा। सवाल नंबर 13, परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किस में मापी जाती हैं, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बहुत छोटी होती हैं, तो उसको नैनोमीटर में मेज़र किया जाता है। अच्छा, अब नैनोमीटर होता कितना है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा 1 नैनोमीटर 1 nm, nm का मतलब यहाँ पर नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर, है ना। ये हो जाता है यहाँ पे, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। और फिलहाल यहाँ पे बता भी देंगे हम आपको किसी क्लास में कि किस तरीके से आपके जो सफिक्स लगते हैं उनको बता ही देते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10⁻⁻1, है ना, 10⁻⁻1 इसको क्या कहते हैं, 10⁻⁻2 इसको क्या कहते हैं, 10⁻⁻3 इसको क्या कहते हैं, 10⁻⁻6 इसको क्या कहते हैं, फिर यहाँ पे 10⁻⁻9 इसको क्या कहते हैं, इसके बाद 10⁻⁻12 इसको क्या कहते हैं, और 10⁻⁻15 यहीं तक है। इसके अलावा फिर अभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, है ना। तो अब देखिए ये जो होता है ये होता है डेसी, क्या होता है डेसी, ये होता है सेंटी, क्योंकि ये 1/100 होगा, है ना। तो इसको कहते हैं 10⁻⁻2 को सेंटी, क्या कहते हैं इसको, सेंटी। जैसे यहाँ पे आप कहते हैं ना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है 1/100, 1/100 मीटर, 1/100 का मतलब यही ना हुआ। तो सेंटी का मतलब होता है 1/100, यानी कि 10⁻⁻2।
और मीटर तो ये लगा ही है ना, ये तो यूनिट है हमारा। और इनको कहते हैं सफिक्स, प्रीफिक्स। इनको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। चलिए ये तो हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये होता है मिली, ये क्या हो जाता है? मिली, ठीक है, मिली। फिर इसके बाद ये होता है आपका माइक्रो, 10⁻⁻⁶, ये होता है माइक्रो। ये होता है नैनो, ये क्या होता है? नैनो, जो अभी अभी बताएं हम आपको। मैं देखें ना, नैनो की जगह पे हमने क्या लिखा है? 10⁻⁹, ये हो गया नैनो, है ना। ये होता है नैनो के बाद ये होता है फेम्टो, क्या होता है? फेम्टो। और ये होता है एटो, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये होते हैं, ये कुछ प्रीफिक्स हैं, इनके नाम यहाँ पर ये रहे। अच्छा, जो पॉजिटिव पावर वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? जैसे 10⁻⁴, 10⁻², इसको भी हम यहाँ पे बता देते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली आपको पूछा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे 10⁻1 है मतलब 10 है, 10⁻2 का मतलब 100 हो गया, 10⁻3 हो गया, सॉरी 10⁻ यहाँ पर 3 है ना। फिर यहाँ पे 10⁻6 हो गया, फिर 10⁻ यहाँ पर 9 हो गया, है ना। फिर यहाँ पे 10⁻ कितना? 12, ठीक है। फिर 10⁻ यहाँ पे 15, है ना। ये तो इनका नाम क्या क्या होता है? नाम देखिए, ये होता है डेका, सॉरी हाँ ठीक है, डेका। ये डेसी, तो ये डेका, ये हो गया डेका। ये होता है हेक्टो, डेका हेक्टो, है ना, ये होता है हेक्टो। ये होता है किलो, क्योंकि ये 1000 हुआ, 1000 को हम लोग किलो कहते हैं, है ना। इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका किलो, है ना। और ये वाला हो जाता है मेगा, क्योंकि 10 लाख है, ये 10⁻6 है, मतलब 10 के बाद 1 के बाद 6 जीरो लगेगा, तो ये 10⁻6 मतलब मेगा इसको कहते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे 10⁻9 इसको कहते हैं मेगा गीगा, ये होता है आपका गीगा, ठीक है, मेगा गीगा। फिर ये हो जाता है, अच्छा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा, ये होता है टेरा, क्या होता है? टेरा, ठीक है, टेरा। और ये होता है आपका पेटा। और फिर इसके बाद 10 की पावर अगर 18 करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्सा, ठीक है, एक्सा। EXA होता है, AXA होता है, ऐसे कुछ होता है, मतलब एक्सा ही कहते हैं उसको, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक फ़िक्स नाम से जाना जाता है, एक फ़िक्स नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए जैसे अगर आपके पास 10⁻−10 मीटर है, 10⁻−10, अब इसमें ये तो प्रीफिक्स हो गया और ये मीटर हो गया, मतलब यूनिट भी इसमें साथ में है ना। तो इसका नाम जो होता है ये होता है एंगस्ट्रॉम, क्या? एंगस्ट्रॉम। और सिंबल क्या होता है एंगस्ट्रॉम का? A के पावर ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं, तो ये होता है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। ये भी बहुत छोटी वैल्यू है, ये भी परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस फाइंड करने में, मतलब उनकी यूनिट लिखने में, मेज़र करने में हेल्पफुल, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ और चीज़ें, जैसे देखिए अगर आपको यहाँ पे ये दिया गया है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर ये दिया है ना। अब इसमें मीटर भी लग गया। अगर सिर्फ प्रीफिक्स रहता तो इसको माइक्रो कहते हैं। 10⁻⁻6 को क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं, है ना। जो सिर्फ नंबर है उसको माइक्रो कहते हैं, लेकिन इसमें ये मीटर भी लग गया। तो अगर मीटर लग गया है तो इसको क्या कहेंगे? माइक्रोन कहेंगे। ये क्या होता है? माइक्रोन हो जाता है। तो मतलब माइक्रोन इज इक्वल टू, मतलब 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻, यहाँ पर 6 मीटर। माइक्रोन को हम लोग और क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या होगा? माइक्रोमीटर। 10⁻⁻6 को क्या कहेंगे? माइक्रो और इंटू मीटर, सॉरी मल्टीप्लाई मीटर, तो माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर भी बोला जा सकता है या फिर डायरेक्टली माइक्रोन बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे, ये जो है फेम्टो, 10⁻⁻12 ये जो नंबर है इसको बोलते हैं फेम्टो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा दिया गया है 10⁻⁻12 मीटर दिया गया है, इसके साथ ये भी लगा है, क्योंकि अब ये दूरी बन जाएगी, ये लेंथ है, मीटर है ना, समय मीटर लग गया तो ये लेंथ है। इसको बोला जाता है फर्मी। क्या कहते हैं? फर्मी, है ना। 10⁻⁻12 यहाँ पर फर्मी हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, ये जो है ये, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। ये फेम्टो होता है, ये वाला जो है ये आपका फेम्टो हो जाता है, इसके लिए सॉरी, ठीक है, भूल जाता है। यहाँ पर 10⁻⁻12 जो है ये है आपका पीको, ये क्या होता है? पीको, है ना। तो अगर 10⁻⁻12 इंटू मीटर दिया है तो उसको कहेंगे पिकोमीटर, ये होता है फेम्टो। मतलब इसके साथ अगर ये लगा है 10⁻⁻15 और यहाँ पे मीटर, तो इसको कहेंगे फर्मी। इसको क्या कहते हैं यहाँ पे? फर्मी,
है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बाकी इधर का सही है, इधर का आपका सही है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इधर डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। देखिए 3 तक तो लगातार चलेगा, फिर उसके बाद 3-3 के गैप में चलता है। -3, -6, -9, -12, -15 और फिर आपका यहाँ पे एटो हो जाएगा। एटो आपका उसमें आता है 10⁻−18 पे, है ना। तो वो हो जाएगा। क्लियर है सारी चीज़ें, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। ये 4.6 किलोवाट आवर कितना होगा। पहले तो 1 किलोवाट आवर बताइए कितना होता है, बता ही चुके हैं आपको। 1 किलोवाट घंटा ये होता है कितने जूल के बराबर, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर, यानी 3.6 मेगा जूल के बराबर, क्योंकि 10⁻6 को मेगा कहते हैं, है ना। तो मेगा जूल हो जाएगा ये। अच्छा, हमको 4.6 चाहिए, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 1 की वैल्यू इतनी है तो 4.6 की वैल्यू क्या होगी। इसमें जस्ट आपको 4.6 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर पहली बात देखा जाए तो यहाँ पे 10⁻6 तो रहेगा ही रहेगा, और थोड़ा सा और देखें अगर आप तो यहाँ पे यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। 6 छक्के कितना हो जाएगा, 36। मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, है ना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा, क्योंकि 1 डिजिट इसका, 1 डिजिट इसका। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में है। देखिए 16.56 यहाँ पे 6 आ रहा है, बाकी और कहीं पे भी नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं, बाकी तो आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल भी सकते हैं, 16.56 आ जाएगा, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2022 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बैरोमीटर होगा इसका, है ना। बैरोमीटर के यूज़ करके हम लोग वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है थर्मोमीटर। जानते हैं थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो ये हो गया इस किसका, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, है ना। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद बात आती है ओडोमीटर की। हाँ, 2 चीज़ें यहाँ पे समझिएगा। एक होता है ओडोमीटर, है ना, एक होता है क्या, ओडोमीटर, और दूसरा होता है यहाँ पे स्पीडोमीटर। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पर आप अपने बाइक में ही देखिए, 2 मीटर यहाँ पर लगे हुए होते हैं। स्पीडोमीटर क्या करता है कि स्पीड बताता है, और वो भी कौन सी स्पीड बताता है, तुरंत वाली स्पीड, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल बोलते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड को बता रहा होता है, मतलब तुरंत वाली, है ना तो उसको पिछले का पता है ना ही आगे का पता है। आप जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे उतनी ज़्यादा वो स्पीड बढ़ा के बताता जाएगा। तो स्पीडोमीटर स्पीड हमें बताते हैं, वो भी इंस्टेंटेनियस वाली। ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर आप देखे होंगे जिसमें आपका दूरी बताता है, कितना दूर बाइक चल चुका है, इतना दूर, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये जो है ये आपका डिस्टेंस बताता है। ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है, गाड़ी की, व्हीकल्स की। फिर इसके बाद आता है हाँ टेट्रामीटर। टेट्रामीटर ये देखिए, ये टेट्रामीटर क्या करता है, तो ये टेट्रामीटर जैसे मशीनों में शाफ्ट लगे हुए होते हैं ना, जो घूमते हैं, जहाँ पे चीज़ें घूम रही होती हैं, चूँकि वो शाफ्ट बहुत स्पीड में घूम रहा होता है, तो वहाँ पे कैसे उसकी स्पीड मेज़र करेंगे, है ना, उसकी घूर्णन गति को कैसे मापेंगे, है ना, रोटेशनल मोशन को कैसे मेज़र करेंगे, तो उसके लिए आता है टेट्रामीटर। टेट्रामीटर ये रोटेशनल मोशन को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बता दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ये भी एक उपकरण ही है, एक इंस्ट्रूमेंट है। हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो यूज़ की जाती है वो ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गई, है ना। तो हाइग्रोमीटर ये हो गया। अच्छा, ऊष्मा यहाँ पर ये, फिर इसके बाद बल, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, विकिरण क्यूरी होता है, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो हाइग्रोमीटर किसके मापने के लिए यूज़ होता है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, ठीक है ना। एक क्वेश्चन चलिए और करते हैं। देखिए क्या गिवन है, कौन सा यंत्र यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है। पनडुब्बियों में यानी सबमरीन्स में ऊपर लगाया जाता है, समुद्र के, मतलब जब सबमरीन नीचे होती हैं, जैसे ये हो गया आपका वाटर लेवल, ठीक है,
सी लेवल हो गया। फिर इसके नीचे मान लीजिए हमारा सबमरीन यहाँ पर है, तो सबमरीन जब यहाँ पर है तो इसमें एक यंत्र लगाया जाता है ना। इस यंत्र से ये क्या करता है कि समुद्र के ऊपर की वस्तुओं को, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज़ किया जाता है पनडुब्बी में, सबमरीन्स में। तो ये कौन सा यंत्र होता है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप ध्यान रखिएगा, है ना। पेरिस्कोप से यहाँ पर सबमरीन जब नीचे रहती हैं तो ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं अच्छे से? ये क्लास भी आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आई है तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये चैनल आपके लिए हमेशा साथ में खड़ा रहता है। हमेशा जब भी आपका कोई एग्ज़ाम आता है उस टाइम पे बहुत सारे क्लासेस देखकर आपका मैथ्स, और अब तो यहाँ पर साइंस भी शुरू हो चुका है ना। खासकर मैथ्स में आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा दोस्तों, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।